नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स का रिटर्न भरना बहुत ही आसान है। एक वेबसाइट के ज़रिए आप अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों असेसमेंट ईयर 2019-2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 जो 31 मार्च 2019 को ख़त्म होता है, उसके लिए इसके ITR के जितने भी फॉर्म्स हैं वो भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इन फॉर्म में एक फॉर्म ITR 1 जिसे सहज नाम से जाना जाता है वो भी है, और ये जो एप्लीकेबल होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम जो है वो 50 लाख से कम है, और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अगर कुछ है तो वो 5,000 रुपये से कम है। अगर आप एक इंडिविजुअल एसएससी है और आपकी जो इनकम है उसमें या तो सैलरी की इनकम है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी से है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपकी इनकम आती है, तो इस फॉर्म को आप यूज़ करके अपना रिटर्न जो है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस फॉर्म के बारे में आपको जानकारी देंगे, बल्कि एक एसएससी का एक्चुअल में इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल करके आपको दिखाएंगे भी, यानी किस तरह से बहुत ही कम स्टेप्स में आप ऑनलाइन का रिटर्न जो है इनकम टैक्स का वो फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स का ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक कंप्यूटर तथा आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए उसकी लॉगिन की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो एक लॉगिन का जो यूज़र आईडी है वो साधारणतः आपका पैन नंबर होता है तथा पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में नहीं है तो आपके कंसल्टेंट या CA के पास से आप वो दोनों चीज़ें ले सकते हैं। जब भी ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होगी और अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स सही तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बिना किसी CA या बिना किसी कंसल्टेंट की मदद से आसानी से फाइल कर पाएंगे। आज जिस एसएससी का हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनकी इनकम में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का जो अकाउंट होता है उसकी इंटरेस्ट की इनकम है, तथा दूसरी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है यानी ट्यूशन की इनकम और इस तरह की जो दूसरी इनकम होती है वो वाली इनकम शामिल है। यानी इस तरह के एसएससी का एक एक्चुअल में हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पे और इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो ऑनलाइन फाइल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको किसी भी अपने फेवरेट ब्राउज़र में incometaxindia.e-filing.gov.in ये ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे तो इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो E-फाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है वहाँ पर ये जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन में जो आपका यूज़र आईडी है वो नॉर्मली आपका जो पैन नंबर है वो होता है। मेरे केस में मैं यहाँ पर एक टाइप कर रहा हूँ जो कि एक साधारण सा रिटर्न आज हम फाइल करके देखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने के बाद में ये विंडो खुलने वाली है। यहाँ पर आप कंटिन्यू करके अगर आप चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर कुछ अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। ये जो है इस वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड है जिसमें कि आपका अकाउंट यहाँ पर पूरा मिलेगा। ये अलग अलग टैब के अंदर अलग अलग जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस वीडियो के लिए जो हमें ऑनलाइन E-फाइल करना है उसके लिए आपको ये E-फाइल का जो तीसरा टैब है वो चूज करना होगा और ड्रॉप डाउन बॉक्स में से इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक लिया हुआ है यानी ऑटोफिल किया हुआ है। असेसमेंट ईयर है वो इस केस में 2019-2020 यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 जो था, यानी जो 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका हम एक एक्चुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक इनकम डिटेल्स है जिसमें उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और बैंक अकाउंट का जो सेविंग इंटरेस्ट होता है वो उनकी इनकम है। ये दो तरह की उनकी इनकम है। उनका हम एक बेसिक सा एक फॉर्म है वो फाइल करेंगे। इसके लिए ITR 1 हम यूज़ करेंगे। फाइलिंग टाइप जो है उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न के लिए ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं।
या अगर आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है उसके रेस्पॉन्स में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। अपने इस केस में हम ओरिजिनल वाला जो ऑप्शन यानी जो पहले वाला ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और सबमिशन मोड में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसका मतलब जो फॉर्म है वो आप उसको ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है अपलोड XML। ये वाला ऑप्शन उस समय यूज किया जाता है जब आप इनकम टैक्स का जो रिटर्न है इसके एक ऑफलाइन यूटिलिटी के तहत तैयार करते हैं, उसकी एक XML फाइल जनरेट करते हैं और इस ऑप्शन के माध्यम से उस XML फाइल को आप अपलोड करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए मैं ये पहले वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूं, विच इज प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। ये क्लिक करने के बाद में मेरे को कुछ नीचे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। पहला जो पोर्शन है उसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो डेटाबेस जो है पेन का, वहां से ये पेन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं यानी 26 AS की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी की सारी प्रीफिल होके मेरे को मिल जाएगी। और उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मेरे लिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि पिछला जो मैंने रिटर्न फाइल किया था उसमें से वो ऑटो फिल कर देगा। या अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी हूँ तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिटेल जो पिछली बार मैंने डिक्लेयर की थी वो इसको मैं अगर चूज करूंगा तो वहां से ये फाइल हो जाएगी, यानी ऑटो फिल हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऑटो फिल हो सकती है। और टैक्स रिलीफ जो है वो अंडर सेक्शन 89 अगर फॉर्म 10E के माध्यम से अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये ऑप्शन है वो ऑटो फिल हो जाएगी। यानी पहली वाली जो 3 इन्फॉर्मेशन है वो तो जो आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स का रिटर्न जो आपका फाइल किया होगा वहां से उसको लेंगे, और चौथा जो ऑप्शन है वो फॉर्म 10E से लिया जाएगा। मेरे इस केस में क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो दोनों ऑप्शन वैलिड नहीं, एप्लीकेबल नहीं है और सेक्शन 89 भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो बैंक डिटेल्स जो लास्ट जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था उसके अंदर जो भी बैंक अकाउंट वगैरह की जो डिटेल दी हुई थी वो इस ऑप्शन के माध्यम से ऑटोफिल में कर सकता हूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि आप हिंदी का भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म इंग्लिश के बदले में हिंदी में मिल जाएगा। फिलहाल मैं इंग्लिश का ही फॉर्म यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ ये जो मेरा ITR 1 है, ये सहज फॉर्म है, वो खुल जाता है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज यानी इंटरेस्ट वगैरह है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। इस तरह के जो असेसी है वो ITR 1 का जो सहज फॉर्म है उसको वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पहले वाले टैब में। दूसरे वाले टैब में जो है आपकी बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई, जिसमें आपका पेन नंबर है, नाम है, एड्रेस है, इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई रहती है। जो भी मैंडेटरी है यानी जहाँ पर ये स्टार मारा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको अगर इसमें ऑटो फिल नहीं की हुई है तो आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे पिन कोड नंबर दिया हुआ नहीं था तो पिन कोड नंबर मैं फिल कर रहा हूँ। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ किसी का तो मैं अदर्स ऑप्शन चूज करता हूँ। ये सेक्शन वगैरह है इनको आपको टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये करने के बाद में मैं अभी तीसरे टैब में जाता हूँ जहाँ पर कि इनकम को हम कंप्यूट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, ये वाली जो टैब है ये मेन टैब है जिसके अंदर आपको अपनी इनकम से संबंधित जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। पहले वाला जो ये कुछ कॉलम्स और रोज जो आपको दिख रही है वो बेसिकली सैलरी के लिए है। सैलरी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये B1 जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा सैलरी से संबंधित है। मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर एसएससी के लिए सैलरी का जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी B2 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा B3 ये जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल है क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस पर्टिकुलर एसएससी के लिए 2 इनकम एप्लीकेबल है। एक तो उसकी कुछ ट्यूशन इनकम और इस तरह की कुछ दूसरी जो छोटी मोटी इनकम होती है वो उनकी इनकम है, और दूसरी उसका इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वो वाली इनकम भी है। तो ये दोनों इनकम जो है यहाँ पर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इसके लिए ये एप्लीकेबल है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचर ऑफ इनकम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनका जो
इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का वो है 125 रुपये यानी 125। इसके अलावा इनकी दूसरी भी इनकम है, तो यहाँ पर मैं एक रो और ऐड कर देता हूँ। ये इनकम की एक और रो ऐड हो गई। यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी और दूसरी इनकम है। अगर फिक्स डिपॉजिट की अगर इनकम है या पोस्ट ऑफिस की अगर इनकम है और इस तरह की कोई इनकम है तो यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यानी अगर आपको इनकम टैक्स का अगर कोई रिफंड मिला है और उसके अंदर कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। या फैमिली पेंशन का है, मेरे लिए ये कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये एनी अदर वाला जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल है, मैं उसको चूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एनी अदर करके ऑप्शन चूज करता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का जो है वो ऑप्शन खुल जाता है, ये मुझे यहाँ पर लिखना होगा। इस पर्टिकुलर केस में जो इनकी इनकम है वो है ट्यूशन इनकम और बाकी दूसरी कुछ छोटी मोटी इनकम है, तो ट्यूशन इनकम एक्सेट्रा करके मैं ये यहाँ पर दे रहा हूँ। और उनकी जो है इनकम है वो 3,07,810 रुपये की जो है वो टोटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बैंक इंटरेस्ट के अलावा। तो ये दोनों मिला के ग्रॉस टोटल इनकम जो हो जाती है 3,07,935, यानी ये जो है ये ग्रॉस टोटल इनकम है। और इसके बाद में यहाँ पर आप पार्ट सी में जो डिडक्शंस होते हैं, यानी जो चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन है, ATC या ATD अगर मेडिक्लेम का है या इस तरह के जो डिडक्शंस है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, यहाँ पर चूंकि 125 रुपये का अपना ये वाला इंटरेस्ट था, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, तो वो मैं डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लेता हूँ। तो वो 125 रुपये का था, तो क्योंकि उसकी इनकम मैंने ऊपर ली हुई है लेकिन डिडक्शन यहाँ पर ये ऑटोफिल नहीं हुआ है, तो ये मैं मेरे हाथ से ले लेता हूँ कि सेक्शन 80TTA में इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, यहाँ पर 125 रुपये का डिडक्शन अपने को मिलता है, यानी ये मेरी जो है वो क्वालिफाइंग लिमिट है और सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है वो है 125 रुपये का डिडक्शन, वो पूरा का पूरा मेरा माइनस हो जाएगा। बाकी कोई भी डिडक्शन जो है वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके लिए है, जैसे अगर डोनेशन वगैरह अगर किसी को दिया हुआ है और ATG का सर्टिफिकेट अगर उनके पास में है तो वो डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। सारे डिडक्शंस की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, जो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको चूज करना होगा। डिडक्शन माइनस करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरी जो टोटल इनकम है वो आ गई 3,07,810। 3,07,810 जो है वो मेरी टोटल इनकम आ गई। इसके ऊपर सिस्टम ने ऑटोमेटिक मेरा टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया है, यानी टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इतना आ गया। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मेरे को मिल गई, तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स मेरा सिस्टम ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मेरे को बता दिया है। इसके अंदर 391 रुपीज का जो है वो तो है मेरा इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट, और उसके ऊपर 16 रुपए की जो है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, यानी इतना जो है मेरे लिए टैक्स भरना आएगा। 391 तो मुझे इनकम टैक्स भरना होगा और 16 रुपए जो है वो मुझे एज ए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा। तो टोटल जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो हो जाती है 407 रुपये। तो टोटल लाइबिलिटी जो है यहाँ पर सिस्टम दिखा रहा है कि आपको 407 रुपये आपकी टोटल लाइबिलिटी आती है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव ड्राफ्ट का, यानी जैसे जैसे जो जो टैब आप फिलअप करते हुए जाते हैं या आप कोई भी अगर डेटा इसके अंदर अगर दे रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप ड्राफ्ट को सेव कर दे, ताकि आपके डेटा जो है वो कहीं पर जाएंगे नहीं और सेव हो जाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ, मेरा ड्राफ्ट सेव हो चुका है। अभी अगर किसी कारण से अगर मेरी कनेक्टिविटी का कोई इश्यू हो या दूसरे किसी कारण से अगर मैं लॉग आउट भी कर दूंगा तो भी ये जो डेटा मैंने यहाँ पर डाले हैं वो मेरे सेव रहेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं और इसके तीसरे टैब पे जाते हैं। तीसरा जो टैब है वो है टैक्स डिटेल्स का, यानी अगर जो भी TDS के माध्यम से या एडवांस टैक्स के माध्यम से या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से अगर किसी तरह का कोई टैक्स आपका ऑलरेडी भरा हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सैलरी में अगर आपका TDS कटा है तो वो वाली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी, जो 26 ES से ऑटोमेटिक फिल की हुई आएगी। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरे भी अगर TDS जो सैलरी के अलावा काटे हुए हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स भरा हुआ था तो उसकी डिटेल्स या तो आप यहाँ पर दे सकते हैं या वो ऑटो फिल की हुई 26 ES में अगर रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो यहाँ पर ऑटो फिल होके आपको मिल जाएगी। अपने इस केस में क्योंकि किसी तरह का कोई टैक्स भरा हुआ नहीं है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टैब में, जो कि है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन।
टैक्सेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 407 रुपया मुझे भरने के लिए मेरा जो सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया था उतना टैक्स भरने को आता है। तो ये जो टैक्स है वो मैं अभी भर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं मेरा टैक्स यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक वापस ड्राफ्ट का जो है वो ऑप्शन देता है कि ITR डेटा आपको सेव करना है क्या, तो मैं यस करूँगा तो मेरा ITR डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन देगा कि ये दूसरी किसी वेबसाइट पे जाएगा वहाँ पर पेमेंट करने के लिए। उसको मैं कंफर्म करूँगा तो ये पेमेंट की जो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मुझे देखिए, आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल किया हुआ इंफॉर्मेशन आ गया है कि इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मोड ऑफ पेमेंट में मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। मेरी बाकी की जो डिटेल्स है, असेसमेंट या नेम एड्रेस वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ आया है। मैं जो भी मेरा टैक्स है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से भर रहा हूँ, तो वो जो उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा ऑप्शन है वो ICICI बैंक का डेबिट कार्ड मेरे पास में है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन पूछ रहा है कैप्चा का, वो भी मुझे देना पड़ेगा। ये मैंने ऑप्शन कैप्चा का दे दिया। अभी मैं जब प्रोसीड करूँगा तो मेरा जो पेमेंट का जो डिटेल्स है, ये एक बार आपको ये कंफर्म करने के लिए बोलेंगे कि आपने जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पर जो दी है वो सही है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार इनको वेरीफाई कर दीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपके नाम, पेन नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं वो सब करेक्ट है। ये सब आपके चेक करने के बाद में आप आई एग्री करके सबमिट टू द बैंक कर सकते हैं। जैसे मैं सबमिट टू द बैंक करता हूँ, ये जो वेबसाइट है लेके जाएगी बैंक की वेबसाइट पर। मैं क्योंकि ICICI बैंक का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये पूछ रहे हैं, तो पे एज ए रिटेल यूज़र करके मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मैंने वहाँ पर हालांकि ये चूज़ किया था कि मुझे डेबिट कार्ड यूज़ करना है, लेकिन ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक बार यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। वीडियो को मैं कुछ देर के लिए ज़रा रोक रहा हूँ और ये टैक्स का पेमेंट करने के बाद में मैं आपको एक बार पुनः इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को ज़रा एक बार पॉज करके फिर आगे जो है पेमेंट करने के बाद में किस तरह से करना है वो आगे का जो पार्ट है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को ज़रा मैं कुछ देर के लिए पॉज करता हूँ। ओके, चालान का जो मैंने टैक्स का जो पेमेंट था वो कर दिया है। उसके लिए मुझे अभी इसकी डिटेल्स इसमें सबमिट करनी होगी। उसके लिए मैं टैक्स डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो है शेड्यूल जो IT का है, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स दे देता हूँ। मेरे केस में जो BSR कोड है वो है 63900340। डेट ऑफ डिपॉजिट आज ही मैंने टैक्स का पेमेंट किया है। और चालान का जो सीरियल नंबर है वो भी मैं दे देता हूँ। और टैक्स जो मैंने पे किया है वो है 410 रुपये। ये करने के बाद में मैं फिर से एक बार सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरा ड्राफ्ट जो है वो सेव हो जाए। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सेव कर दी है। शायद मुझे फिर से देनी होगी क्योंकि मैंने वो जो रिफ्रेश किया उसमें वो डिटेल्स निकल गई। एक बार फिर से देता हूँ मैं। BSR कोड मैंने यहाँ पर लिखा, डेट मैंने यहाँ से चूज़ की, चालान का सीरियल नंबर मैंने दे दिया और टैक्स पेड जो है वो भी मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ओके, ये करने के बाद में मैंने ड्राफ्ट को सेव कर दिया। इसके अगले टैब में कोई और अगर इन्फॉर्मेशन बाकी है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर प्लेस हमें टाइप करना होगा। प्लेस जो है वो मुंबई और इन माय कैपेसिटी एज सेल्फ, अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। इस केस में सेल्फ में चूज़ कर रहा हूँ और वापस सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। डोनेशन अगर कुछ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी पड़ती है और ATGGA का अगर कुछ किया है तो वो यहाँ पर आपको देना होता है। एक बार हम ट्राई करते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट करने के लिए।
ओके, एक ये यहाँ पर ऑप्शन है कि प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑप्शन इन द टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब। ये एक्चुअली चूज करना बाकी रह गया है, तो वो इस टैब के अंदर वो डिटेल्स शायद हमें चूज करनी है। हाँ, यहाँ पर जो है ये 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि किस तरह से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई थ्रू द आधार बेस, जो भी रहता है वो अभी आपको या डिजिटल सिग्नेचर से अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। दूसरा है कि विद इन 120 डेज कभी भी आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर बेस्ड मोबाइल है तो उस पर क्लिक करके आप अपने लॉगिन में जाके उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो अपना जो एक्नॉलेजमेंट है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको आप विद इन 120 डेज बेंगलोर का जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर भेज सकते हैं। मेरे इस केस में मैं भी सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ कि विद इन 120 डेज मैं कभी भी मेरा जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई कर दूंगा, और ई वेरीफाई करने के लिए मुझे इसी वेबसाइट में फिर से लॉगिन करना होगा। चलिए अब देखते हैं, एक बार मैं ड्राफ्ट फिर से सेव कर देता हूँ। एक बार जो अपनी इनकम है उसको चेक कर लेते हैं कि जो इनकम मेरी 125 की जो है वो इंटरेस्ट की इनकम है और 3,07,810 ये इनकम सही है। टैक्सेज जो है वो सही है 407 रुपये, इसके बदले में 410 रुपये हमने भरे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। टैक्स की जो डिटेल्स है उसमें ऑलरेडी हमने सेल्फ असेसमेंट का जो टैक्स भरा है वो इन्फॉर्मेशन दे दी। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में भी टैक्स पेड जो है वो अभी नील है और न ही कोई रिफंड है, तो ये भी ठीक है। फिलहाल फिर से एक बार प्रीव्यू एंड सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए, एक बार आपको फिर से प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपने डिटेल्स, यानी ये जो फॉर्म है वो कि सबमिट आपका होने वाला है ऑनलाइन, तो एक बार फिर से आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि उसको आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद में अगर आप एडिट चाहो तो एडिट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं। और एक बार आप चाहो तो इसका जो प्रीव्यू है उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एडिट तो कुछ करने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी उसको फॉर्म को चेक भी कर दिया है। तो एक बार सबमिट करते हैं। वाइला, आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो सबमिट हो गया, और मैसेज आ रहा है कि योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड द ट्रांजैक्शन ID इज सो एंड सो एंड ईमेल इज सेंड टू सो एंड सो एंड ई फाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ई फाइल हम इसको बाद में करेंगे। रिटर्न मेरा फाइल हो गया है। 120 दिन के अंदर आपको कभी भी यहाँ पर आप आके उसको ई वेरीफाई, यानी वापस आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद में आप उसको ये कर सकते हैं कि अपने अकाउंट में जाके जो भी आपके व्यू ई फाइल्ड रिटर्न्स और फॉर्म्स जो है इसको आप क्लिक करेंगे, और इनकम टैक्स का जो रिटर्न्स आप भरे हुए हैं उनको वहाँ पे जाके अगर सबमिट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 2019-2020 का ITR 1 जो है वो ऑनलाइन फाइल कर दिया गया है, उसका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। और ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन देता है कि क्लिक हियर टू व्यू योर रिटर्न्स पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। इसको आप क्लिक करेंगे और ई वेरीफाई करेंगे। उस पर जो भी आपका आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पर एक आपको OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर देके आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार ई वेरीफाई करने के बाद में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं है, और वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बिना किसी कंसल्टेंट की सहायता के इनकम टैक्स का रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कितना आसान है। आप कुछ स्टेप्स की मदद से, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद में उसके कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से ऑनलाइन आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तथा इसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट या कोई CA एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी तरह की आपको परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है या दूसरी कोई एरर आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई देकर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़
सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।